जय श्री कृष्णा। आज हमारी 5वीं क्लास है। अब तक हमने क्या पढ़ा, कितनी गिरह हैं, कितनी राशियां हैं, कितने नक्षत्र हैं, कहाँ ऊंच का हो जाता है, कहाँ नीच का हो जाता है, कैसे हमारी ग्रह का क्रम चलता, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, कितने वर्ष की हमारी दशाएं आती हैं। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 12 लग्न में किस लग्न के हिसाब से कौन सी ग्रह शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है। हम 8 लग्नों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम 9, 10, 11, 12 यानी कि धनु, मकर, कुंभ, मीन में चर्चा करेंगे। आपको पेपर भी दूंगा। इसका मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप इसके नोट्स बनाइए, उन्हें लिखिए, अपने ग्रंथों में पढ़िए और इन नियम को लगाइए। फिर मैं आपको समय समय पे ये बताऊंगा कि इनकी कैसे दृष्टि काम करते हैं, और जो मैं अनुभव से बताता रहूंगा, शास्त्रोक्त भी बताता रहूंगा। आज हम चर्चा करते हैं 9 नंबर लग्न के, यानी कि धनु लग्न के लिए। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि लग्नेश, पंचमेश, नववेश जातक को हमेशा खुशहाली देते हैं, क्योंकि ये हमारे पुनर्जन्म में किए गए पूर्ण कर्म हैं और किस मात्रा में करते हैं उसी हिसाब से हमें फल मिलते रहते हैं। जब हमारी 6-8 बार एक दशा चलती है तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं वे उदय होते हैं। यदि हम उनसे संबंधित ग्रहों का दान करेंगे तो हमारे जीवन एक सुचारू रूप में, अच्छे रूप में चलेगा। और आपको ये भी बताता रहूं मैं समय समय पर, आपके इनके रेमेडीज भी बताता रहूं कि हम कौन सी ग्रह का दान करें जिसके द्वारा हमें जीवन में तरक्की मिले। शुभ ग्रहों को हमेशा मंत्रों से, नगों से, उनसे संबंधित देवताओं से मजबूत करते हैं। और 6-8 बार ग्रह के कभी भी मंत्र नहीं करने चाहिए, उनके दान करने से तुरंत फायदा होता है। आइए अब हम चलते हैं 9 नंबर के लगन यानी कि धनु लग्न में। देखिए, मैंने बताया कि लग्नेश, पहले तो आपको ये सब पता लग गया होगा कि ये केंद्र भी है, ये त्रिकोण भी है, ये 1, 4, 7, 10 या नंबर कोई भी हो, हमेशा ध्यान रखना है। केंद्र है, ये त्रिकोण है, 1, 5, 9, ये जो लग्न आता है इसमें केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। अब हम चर्चा करते हैं आज 9 नंबर के लग्न की। देखिए, ये 9 नंबर का लग्न है, इसके स्वामी बृहस्पति है। जैसे मैं एक इंडिकेशन देता रहता हूं कि इसके लिए शुभ ग्रह कौन कौन सी है। एक इसके लिए गुरु अच्छा हो गया, मंगल अच्छा होगा। एक प्रश्न उठता है कि मंगल की 2 राशियां होती हैं कि एक राशि 12th हाउस में चली है, तो हम इसे क्या लेंगे, क्योंकि ये पंचमेश है, पूर्ण कर्म है, थोड़ी देर के हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, हम इसे शुभता की तरफ ले जाएंगे। तो जातक के लिए 9 नंबर के लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए गुरु अच्छा हो गया, मंगल अच्छा हो गया और सूर्य अच्छा हो गया। फिर मैंने कहा कि अब आते हैं हम 2nd हाउस में। 2nd हाउस में है धन में शनि की राशि। शनि की 2 राशि होती है, 10 और 11 नंबर। एक 2nd हाउस का स्वामी है, एक 3rd हाउस का स्वामी है। तो ये धन भी देगा, ये आदमी को बीमार भी करेगा, ये आदमी को थोड़ा छोटे मोटे रोग देने की क्षमता रखता है, क्योंकि जिसकी महादशा चलती है, जहाँ उसकी लॉर्डशिप होती है, वो दोनों फल मिलते हैं। तो इसे हम अशुभ की तरफ ले जाएंगे, लेकिन धन के लिए शुभ होगा। फिर मैंने बताया था कि 4 लग्न 3, 6, 9, 12 में केंद्रपति दोष लग जाता। तो बृहस्पति की जो राशि है दूसरी मीन, वो 4th भाव में होने के कारण धनु लग्न के लिए बृहस्पति खुल के फल नहीं दे पाते, क्योंकि इस दशा में जातक थोड़ा आराम तलब हो जाता है। अब आते हैं 5th भाव में। 5th भाव क्या होता है, क्योंकि मंगल की राशि है तो मंगल इस जातक के लिए शुभ हो जाता है। अब आते हैं हम 6th हाउस में। 6th हाउस में पड़ी है शुक्र की राशि। शुक्र की 2 राशि होती हैं, एक 6th हाउस में पड़ा, एक 11th हाउस में पड़ा। 11th हाउस ज्ञान भाव का होता। यदि शुक्र की दशा इस जातक के लिए चलती है तो इसमें बदनामी का भय बना रहेगा, शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, फीमेल के द्वारा बचना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि धनु लग्न के लिए शुक्र की दशा ज्ञान के लिए शुभ है, लेकिन अड़चनों के साथ, शत्रुता के साथ, थोड़ा शत्रु ना बढ़े, हमारे रोग ना हो, इसके लिए हमें शुक्र का दान करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम 7th भाव में। 7th भाव में राशि पड़ी है बुध की। बुध की 2 राशियां होती हैं, 3 और 6। तो एक सप्तमेश हो गया और एक 10th हाउस का स्वामी हो गया। तो बुध की दशा ये थोड़े जातक को ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पे केंद्रपति दोष लग जाता है। अब आते हैं हम 8th भाव में। 8th भाव में पड़ी है चंद्रमा की राशि, यानी कि धनु लग्न के लिए चंद्रमा की दशा कष्टकारी होती है। अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस में राशि पड़ी है सूर्य की, यानी कि धनु लग्न के लिए सूर्य की दशा हमेशा अच्छी जाती है, नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, लेकिन बशर्ते वो 6, 8, 12 ना चला हो। लेकिन लग्न के अनुसार
क्योंकि सूर्य महाराज इनके लिए शुभ ग्रह होते हैं। हमने बुध का बता ही दिया, 10th हाउस का स्वामी है, नेम फेम के लिए सही है, लेकिन बुध की दिशा में जातक थोड़ा आराम तलब हो सकता। अब आते हैं हम एकादश भाव में। एकादश भाव को मैंने बता ही दिया, ये गेन के लिए शुक्र अच्छा होता, लेकिन कुछ शत्रुता, छोटे मोटे एक्सीडेंट का भय, शुक्र संबंधी बीमारी जैसे शुगर का बढ़ना, ब्लड संबंधी बीमारी का भय बना रहता। इसकी रेमेडी ये होती है कि इसका शुक्र का दान करेंगे तो शुक्र अशुभ फल देना बंद कर देगा। क्योंकि वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने गुरु को आदेश दे रखा, जो भी तुम्हारी पूजा पाठ रचना यज्ञ तब दान करें उन्हें अशुभ फल न देगा, शुभ फल दे। मैंने मंगल को पहले बता दिया कि मंगल को हमें भी साइलेंट रखना, क्योंकि मंगल पंचमेश है। अब आते हैं हम मकर लग्न में। मैंने आपको पहले बताया था कुछ हमें दिमाग में इंडिकेशन रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो शनि के लग्न हैं उनके लिए शुक्र योग कारक बन जाता है, जो शुक्र के लग्न हैं उनके लिए शनि योग कारक बन जाता है। देखिए, क्योंकि लग्नेश है तो मैंने बताया लग्नेश पंचमे नवेश की हमेशा अच्छी जाती है, 6-8-12 की खराब जाती है। तो इस जातक के लिए शनि की दशा अच्छी जाएगी। धन के दृष्टिकोण से भी, परिवार के दृष्टिकोण से भी, नेम फेम के दृष्टिकोण से भी वो अलग है कि वो कितने डिग्री का है, ऊंच का है, नीच का है, कम्बस्ट तो नहीं हो गया, राहु केतु का एक्सपीरियंस में बैठ गया, पाप गुरु से ग्रसित नहीं हो गया, लेकिन लग्नेश की दशा शनि मकर लग्न के लिए अच्छी जाती है, धन के लिए भी, परिवार के लिए भी। अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में पड़ी है बृहस्पति की राशि। बृहस्पति की 2 राशि होती है, 9 और 12, एक थर्ड हाउस में, एक 12th हाउस में। यानी कि बृहस्पति की दशा मकर लग्न के लिए काफी कष्टकारी हो जाती है। ऐसे जातक को जब भी बृहस्पति की दशा आवे हमेशा उसका दान करना चाहिए। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में पड़ी है मंगल की राशि। मंगल की 2 राशि होती है, 1 और 8। अब हम क्या करेंगे, यदि मंगल की दशा है, पूछते हैं वो से मेरी प्रॉपर्टी कब होगी, मेरे वाहन कब आएंगे, तो मंगल इस भाव को देने में समर्थ रखता है और गेन के लिए भी समर्थ रहता है। लेकिन जब हम भाव टू भावर जाते हैं तो छोटे मोटे चोट-पोट का भय बना रहता है, उसके लिए हमें मंगल का दान करना चाहिए। लेकिन फाइनेंस के लिए, सुख के लिए, वाहन के लिए, समृद्धि के लिए मंगल की दशा मकर लग्न के लिए शुभ जाती है। अब मैंने बताया था कि मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक बन जाता है। योग कारक मीन्स एक राशि केंद्र में होनी चाहिए, एक त्रिकोण में होनी चाहिए। तो शुक्र की एक राशि पंचम भाव में पड़ी है, एक 10th हाउस में पड़ी है। यदि किसी कारण ये उच्च का हो जाता, स्वराशि का हो जाता, अच्छी स्थिति में हो जाता, तो शुक्र की दशा आनंदफुल होती है। संतान के लिए, नेम फेम के लिए, लग्जरी चीजों के लिए, आनंद के लिए शुक्र अच्छा रहता है मकर लग्न के लिए। अब आते हैं हम 6th हाउस में। जैसे कि बुध की 2 राशि हैं, 3 और 6, तो ये 9th हाउस का भी स्वामी है। यदि 9th हाउस हमेशा अच्छा जाता है, लेकिन 6th हाउस का होने के कारण जब जातक की भाग्य की दशा चलती है तो थोड़ा यह भी रहना चाहिए कि उसके शत्रु उत्पन्न ना हो जाए। कैसे शत्रु होंगे? शत्रु होंगे चालाक प्रकृति, क्योंकि बुध एक चालाक ग्रह है। तो ऐसे जातक के लिए, नेम फेम के लिए, भाग्य उन्नति के लिए बुध के लिए दशा, लेकिन बुध की एक राशि 6th हाउस में होने के कारण इसका दान अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं 8th हाउस में, यानी कि सूर्य पर। मकर लग्न के लिए सूर्य की दशा कष्टकारी होती है, क्योंकि सूर्य के 2 ही दुश्मन होते हैं, शुक्र और शनि। वैसे भी अष्टम भाव परेशानियों का, बाधाओं का, रुकावटों का, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। तो ऐसे जातक के लिए, यानी कि मकर लग्न के जातक के लिए चंद्रमा भी खराब हो जाता है और सूर्य भी खराब हो जाता है। अब हमारा भाव ये बीच में रह गया, सप्तम भाव। सप्तम भाव मीन्स स्पाउस का भाव, या चंद्रमा की राशि पड़ी है, तो इस लग्न के लिए चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं जाती। शादी के लिए अच्छा, लेकिन समय समय पे रुकावट का भी इंडिकेशन मिलता रहता है। अब आते हैं, क्योंकि मैंने शुक्र की बताई थी 2 राशि, एक राशि 10th हाउस में पड़ी, तो इस लग्न के लिए शुक्र बहुत अच्छा ग्रह माना जाता, यानी कि मकर लग्न के लिए शुक्र सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है, जिसे योग कारक कहते हैं। मैंने बृहस्पति का बता ही दिया, क्योंकि 3rd और 12th हाउस का स्वामी है। यानी कि हमारे दिमाग में जब हम किसी को प्रोडिक्शन देंगे, जब हम नियम सीख जाएंगे, तो एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारे लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। एकदम इंडिकेशन आ गया, मकर लग्न है तो इसके लिए शुक्र सबसे अच्छा ग्रह हो गया और गुरु सबसे ज्यादा खराब हो गया। अब आते हैं 11 नंबर के लिए। फिर वही पैरामीटर, वही हमारे नियम कि जो शनि के लग्न है उसके लिए शुक्र योग कारक हो जाता है। तो शुक्र की आप लॉर्डशिप देख लिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख के लिए, भाग्य उन्नति के लिए शुक्र हमेशा अच्छा रहता है। वो अलग बात है कि उसकी प्लेसमेंट देखेंगे। फिर आते हैं लग्नेश में। मैं कहता हूं कि लग्नेश पंचमे नब्बे हमेशा अच्छा रहते हैं। तो क्योंकि 12th हाउस की भी राशि है, हमें थोड़े अपने खर्चों के बचाने के लिए, कोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, धन का दुरुपयोग ना हो, यदि
शनि की दशा चलती है तो हमें शनि का दान जरूर करना चाहिए, नेम फेम भी मिलेगा, कोर्ट का, हॉस्पिटलाइजेशन का। लेकिन विदेश जाने के लिए यदि शनि यहाँ बैठ जाता तो शुभ आ जाता है। अब आते हैं हम गुरु के लिए। हमेशा ऋषि पारशर जी कहते हैं हमेशा अपनी बुद्धि अवश्य लगाएं। ग्रंथों में सारी बात नहीं लिखी जा सकती, ये मेरा अनुभव है, या जो ज्योतिष में जो पारंगत हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने बताया हमें कि 11 लग्न के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, समृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, ऊंचाइयों के लिए हमेशा गुरु में ध्यान दो। क्योंकि गुरु इस लग्न के लिए ज्ञान भाव का भी स्वामी हो गया, धन भाव का भी स्वामी हो गया। यदि गुरु किसी कारण उच्च राशि स्थित हो जाता है, यानी कि सपोज कर लो वो 6 हाउस में चला गया, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं। 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से धन को देखा, लेकिन खुद पीड़ित हो गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, मैं बीच बीच में आपको कुछ पैरामीटर और भी सिखाता रहता हूं, जैसे उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। यदि ये यहाँ उच्च का बैठ गया, जातक धनवान जरूर होगा, धन अर्जित करने वाला होगा। अब देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 10th हाउस को भी अच्छा दे रहा। यानी कि जातक धनवान होगा, गेन करने वाला होगा, अच्छे प्रोफेशन वाला होगा, लेकिन मे भी संतान संबंधी परेशानी का भय आ सकता है। क्योंकि जब हम नेचुरल गुण में जाएंगे तो बृहस्पति कभी भी 6, 8, 12, 3 में नहीं जाना चाहिए। अब हमने आए सूर्य महाराज में, चंद्रमा में, क्योंकि चंद्रमा 6 हाउस का स्वामी है, तो चंद्रमा इस लगने के लिए शुभ नहीं होता। सबको पता है सूर्य चंद्रमा के 2 ही शत्रु होते हैं, शुक्र और शनि। यानी कि इस लगने के लिए धन के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रमा अच्छा नहीं जाएगा। वो आते सप्तम भाव में बैठे सूर्य की राशि। हम कह सकते हैं कि कुंभ लगने के लिए सूर्य की दशा अच्छी नहीं होती, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेपरेशन का भय बना रहता है। यदि यह सूर्य, मैं आपको बीच बीच में टिप्स बताता रहता हूं, यदि यह सूर्य किसी भी हाउस में, चाहे उच्च का हो, अपनी राशि का हो, कैसा भी हो, या सेपरेशन कराने की क्षमता रखते हैं। हमने अब हमारा क्या सिद्ध हुआ, यानी कि कुंभ लगने के लिए हमारे शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए। हमारे लिए बुध शुभ हो गया, हमारे लिए शुक्र हुआ तो अच्छा हो गया, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह है। ज्ञान के लिए मंगल हो गया, नेम फेम के लिए हो गया, मतलब सूर्य और चंद्रमा खराब हो गए। कुंभ लगने के लिए शनि, बुध, शुक्र अच्छे हो गए। धन के पॉइंट ऑफ से गुरु अच्छे हो गए, नेम फेम के लिए मंगल अच्छे हो गए, लेकिन सूर्य चंद्रमा ये खराब हो गए। इस लगन के लिए कष्ट पहुंचाएंगे, और जिसमें कि थोड़ा शनि भी शामिल है। बहुत से विद्वान कहते हैं कुंभ लगने के लिए शनि की दशा अच्छी नहीं आती, क्योंकि एक राशि उनकी 12th हाउस में पड़ी है। ये आपको मैं पर्चा भी दूंगा इसमें पेज में, उसे आप याद करें, ये आपसे फिर प्रेडिक्शन निकालने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। लेकिन हमेशा कुछ टिप्स याद रखें, लग्नेश की, पंचमेश की, नववेश की दशाएं अच्छी जाती हैं, 6, 8, 12 की दशाएं खराब जाती है। ना हम अभी अस्त का कर रहे, ना वक्री का कर रहे, ना राहु केतु का एक्सेस कर रहे। ये हमें क्योंकि लग्न के हिसाब से कौन सा शुभ है ग्रह, कौन सा शुभ ग्रह, हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं मीन लग्न में। मीन लग्न मीन्स 12 नंबर का लग्न। मीन लग्न के लिए गुरु बहुत अच्छा ग्रह होता है, क्योंकि लग्नेश भी है, 10th हाउस का स्वामी है। फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु, मीन लगने के लिए केंद्रपति दोष लग जाता। आप देखेंगे कि दोनों की दोनों राशि केंद्र में पड़ी है, तो इस दशा में जातक थोड़ा आराम तलब होता, उसके कारण वो अधिक प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वैसे शुभ केंद्रपति दोष लगने के कारण उसकी जो शुभ की परसेंटेज है वो डाउन हो जाती है। अब आते हैं मंगल में। देखिए मीन लग्न के लिए सबसे अच्छा ग्रह मंगल होता। मंगल क्यों? क्योंकि धनेश भी है और भाग्येश भी है। यदि किसी कारण वश किसी के धन भाव में मंगल स्व राशि बैठ जाए, क्योंकि अभी मैंने दृष्टि आपको बताई नहीं है, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, मंगल की अष्टम भी होती है। तो जब मंगल यहाँ बैठेंगे, अपने घर को सुरक्षित रख दिया, यो भाव स्वामी दृष्टि होती तस्य भाव वृद्धि, 7 और 8 भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं। यदि किसी कारण वंश मंगल यहाँ बैठ जाता और मंगल बलिष्ठ भी है, भाग्येश भी, तो मंगल की दशा नेम फेम, परिवार के लिए, भूमि संबंधित कार्य के लिए अति शुभ हो जाती है। अब आते हैं हम, हमारा गुरु महाराज आगे, हमारे मंगल आगे। अब आते हैं शुक्र में। शुक्र हमेशा मैं कहता रहता हूं 6, 8, 12 थर्ड हाउस को भी शुभ नहीं मानते। पराक्रम का तो होता है, लेकिन समय समय पे हमें छोटी मोटी परेशानियां और
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अशुभता का भी सूचक होती है। इसलिए इस लग्न के लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी ग्रह होगा शुक्र। शुक्र देखें 3rd हाउस का भी स्वामी है और 8th हाउस का भी स्वामी है। अब आते हैं सूर्य महाराज। मीन लग्न के लिए सूर्य की दशा भी अच्छी नहीं होती क्योंकि सूर्य 6th हाउस का स्वामी है। अब आते हैं हम शनि महाराज में। शनि ज्ञान भाव का भी स्वामी है, 12th हाउस का भी स्वामी है। यदि किसी कारणवश शनि 12th हाउस में बैठ जाता है, ये नियम मैं आपको फिर बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, तो ऐसा जातक अपने घर से दूर जैसे विदेश वगैरह में ज्ञान अधिक करता है क्योंकि ज्ञान भाव का संबंध 12th हाउस से आ गया। तो अब हम फिर इसके सारांश में आए। क्या हुआ कि मीन लग्न के लिए 12 नंबर के लिए गुरु अच्छा हुआ, चंद्रमा अच्छा हुआ, मंगल अच्छा हुआ, बुध शुभ है लेकिन केंद्रपति दोष लगने के कारण लेजी हो गया, अधिक फल देने में असमर्थ हो जाता है। और इसके लिए अवरोधक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र सबसे ज्यादा कष्टकारी है, 3rd हाउस का 8th का भी है। और फिर सूर्य महाराज शुभ ग्रह मीन लगने के लिए गुरु, चंद्र, मंगल, सूर्य। अब सूर्य खराब ग्रह, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, कर्ज का। और अवरोधक ग्रह शुक्र गेन के लिए, शनि शुभ, कोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, धन का इन्वेस्टमेंट के लिए शनि खराब। तो हम कह सकते हैं कि गेन के लिए मीन लग्न के लिए शनि शुभ है लेकिन रोक देने की भी गलत मतलब धन के दुरुपयोग का भी भय बना रहता है। अब आते हैं मैं आपको फिर मैं बताता रहता हूं, मैं नोट्स तैयार करता हूं, मैं आपके नोट्स के द्वारा फिर समझाता हूं क्योंकि इसमें मेहनत पड़ रही है। आप इसके नोट्स बनाइए यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। आप याद करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी, जैसे मैं कहता रहता हूं कि ऐसी वीडियो बनानी है, उनके द्वारा फलित निकालेंगे। आपको एक बात और बता दूं, कुछ मेरी वीडियो ऐसी पड़ी है जिन्हें कि मैं एक एक ग्रह, जैसे कि लग्न में शुक्र है, 2nd में शुक्र है, 3rd में शुक्र है, क्या फल देते हैं, आज हम चर्चा करेंगे गुरु की। आप देखेंगे कि मैं हर ग्रह की बनाऊंगा, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके एक नोट्स बनाएं, फिर अपन अनुभव लगाएं, पहले नियम सीखें। आइए हम पेज पे चर्चा करते हैं। देखिए, मैं पेज पे जो लिखता हूं उसे मैं फिर मौखिक रूप से बोलता भी हूं। मैंने क्या क्या लिखा? मैंने लिखा क्लास नंबर 5, जैसे कि मैं कहता रहता हूँ उससे हमें वीडियो बनानी है। ये आज हमारी क्लास नंबर 5 है। फिर मैंने लिखा लग्न के अनुसार शुभ तथा अशुभ ग्रह। फिर मैंने लिखा कि लग्न आज मतलब कौन कौन से लग्न में हमें चर्चा करनी है। हमें 4 लग्नों में चर्चा करनी है, धनु, मकर, कुंभ, मीन। फिर मैंने इनमें बनाया अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह, मारक ग्रह, राजयोग। फिर हमने उसे टिप्पणी की हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं धनु लग्न के लिए, तो धनु लग्न के लिए जो अशुभ ग्रह होते हैं, मैंने बताया तभी किस तरह अशुभ होते हैं। तो इस लग्न के लिए अशुभ ग्रह है शुक्र, शनि, बुध। शुभ ग्रह जो है वो है मंगल, सूर्य। इनमें मारक ग्रह होती है शुक्र, शनि। फिर कहते हैं कि राजयोग कैसे बने या राजयोग कारक ग्रह क्या है, वो है सूर्य और बुध। यदि एक साथ बैठ जाते हैं मंगल और बृहस्पति, सूर्य और मंगल। फिर मैंने लिखा शनि मारक का कार्य नहीं करता है, बृहस्पति संभाव रहता, संभाव बृहस्पति मारे रहता क्योंकि वो लग्न का स्वामी भी है। अब आते हैं अब मकर यानी कि 10 नंबर के लग्न में। इसके लिए जो अशुभ ग्रह है, मैंने बताया था कि बोर्ड में भी किस तरह से ज्यादा शुभ हो जाता है, वो है बृहस्पति, चंद्र और मंगल। और शुभ ग्रह के लिए शुक्र है, बुध है, क्योंकि शुक्र मैंने बताया था शनि के लग्न के लिए योग कारक हो जाता है, सबसे अच्छा ग्रह हो जाता है। अब आते हैं मारक ग्रह। मारक ग्रह जो जातक को परेशानी करता है, रोग करता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट का बनाता हुआ है मंगल और बृहस्पति। राज योग कारक यानी कि कब जातक को नेम, फेम, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलता, या तो शुक्र की दशा चले या शुक्र कहीं बैठा रहे, या शुक्र और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं। सूर्य सम है, शनि मारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लग्नेश भी है। अब आते हैं कुंभ लग्न में, यानी कि 11 नंबर लग्न में। अशुभ ग्रह बृहस्पति। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि बृहस्पति धन भाव का और ज्ञान भाव का स्वामी होकर धन के लिए बहुत अच्छा ग्रह होता है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक कार्य में रुकावट का भी सूचक होता है। अच्छा, फिर इस पर चंद्रमा अशुभ है और मंगल अशुभ है। अब आते हैं हम शुभ ग्रह। इनमें मैं बताया था मतलब शनि के लिए शुक्र योग कारक हो जाता है, तो इसके लिए शुक्र योग कारक है शनि, ये दोनों ग्रह इसके लिए शुभ हो गए। मारक का काम कौन करता है? कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति,
सूर्य और मंगल। राजयोग कारक क्या है? शुक्र है। यदि मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो ये भी राजयोग कारक होता है, जिसमें धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। फिर हम क्योंकि जब अटकते हैं फिर हमें इस पर टिप्पणी लिखनी पड़ती है। बुध अष्टमेश व पंचमेश होने से सम है, क्योंकि मैं कहता रहता हूं, सभी कहते हैं कि लग्नेश और पंचमेश हमें से अच्छा फल देते हैं, तो इसलिए बुध को हमने सम रख दिया। अब आते हैं मीन राशि में, मीन लग्न में, यानी कि 12 नंबर लग्न में। इसके लिए जो अशुभ ग्रह, एक तो शनि हो गया, मैंने बताया था शुक्र किस तरह अवरोधक ग्रह हो गया, बुध और सूर्य, क्योंकि बुध सूर्य 6 हाउस का स्वामी है, जो हमेशा अशुभ फल देता रहता है। यदि इसका प्लेसमेंट थोड़ा खराब होता तो समय समय चोट-पोट भी लगवाता रहता और मानहानि में भी परेशान करता रहता। फिर आते हैं इसके लिए शुभ ग्रह। शुभ ग्रह इसका चंद्रमा अच्छा है, मंगल है, गुरु है। मैंने मंगल बताया था कितना अच्छा ग्रह होता है इसके लिए मंगल, क्योंकि धन भाव का स्वामी है और भाग्येश का भी है। फिर इसके लिए मारक कौन बन जाता है? इस लग्न के लिए मारक बुध और शुक्र, क्योंकि शुक्र बताया था मैंने किस तरह से वो ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, और शनि। अब आते हैं अब राजयोग कारक, जिसमें धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलती है, उसमें मिलता आता है मंगल। यदि मंगल और बृहस्पति बैठ जाए या मंगल और चंद्रमा बैठ जाए तो इनकी दशाएं नेम, फेम, मान, पैसा, प्रतिष्ठा देती है। फिर हम इस टिप्पणी लिखते हैं, क्योंकि इस पे मंगल, क्योंकि 2nd हाउस का स्वामी है, जिसे मार्केश भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि भाग्येश होने के कारण ये मार्क का कार्य नहीं करता। जैसे जैसे कि हमें थोड़ा समय समय में कोर्स भी बढ़ाना है, हमने चर्चा करी कि ग्रह कब वक्री होते, मतलब ग्रह जो होते हैं कितने डिग्री में उच्च के हो जाते हैं, कितने डिग्री नीच के हो जाते हैं। हमने मित्रता का भी वर्णन करा, हमने नैसर्गिक भी बताए कि जैसे 2 भागों में बांट सकते हैं हम गुरु को। आज हम चर्चा करेंगे गुरु का, उनका स्वभाव, कि वो पुरुष हैं या स्त्री हैं, या वो तामसिक हैं या वो राशिक हैं। आइए समझते हैं हम इसके द्वारा। देखिए फिर हमने क्या लिखा, क्लास नंबर 5 है, क्योंकि आज 5वीं क्लास है। गुरु का उनका स्वभाव वर्ण विलिंगी, हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। रोजाना पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा। अगर दिया आपने ज्योतिष को 15 से 20 या आध घंटा डेली दे दिया, आप एक अच्छे एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पहला ना भूलें। देखो मैंने इस पर क्या लिखा, क्योंकि लिखने में मेहनत होती है, आप भी इसके एक नोट जरूर बनाएं। ये मैंने यहाँ ग्रह लिखे सारे, यहाँ मैंने इनके स्वभाव लिखा है, नेचर लिखी, इनके गुण लिखे कि सत्व गुण है, तामसिक है, राजसिक है, इनके लिंग लिखे कि मेल है या फीमेल है, और इनके वर्ण लिखे। क्योंकि वर्णों से क्या फायदा होता है कि जैसे मंगल है, मंगल किसी का अच्छा हो गया तो ऐसा जातक क्षत्रिय प्रकृति का हो जाता, वो डरेगा नहीं। मंगल किसी कारण कमजोर हो गया तो कमजोर हो जाएगा बेचारा, हर अगर डरा डरा रहेगा, वो फेस नहीं कर पाया किसी भी चीज से। देखिए अब हम देखते हैं सूर्य। सूर्य का क्या है? ये नैसर्गिक क्रूर है। क्रूर समझ रहे ना, है कड़, ये तामसिक नहीं है, ये नैसर्गिक क्रूर है, मतलब डरता नहीं है, ये मान सम्मान को अधिक पसंद करता है। इसका गुण क्या है? सात्विक है, तामसिक नहीं है सात्विक, लेकिन है कड़ है, डरने वाले नहीं है। ये मेल है, फीमेल नहीं है, ये पुरुष है। इनका वर्ण क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स निडर, अपने भुजबल से, अपने साहस से विजय प्राप्त करने वाले। अब आ जाइए चंद्रमा। चंद्रमा को एक मैं विशेष तिथि भी बताऊंगा आपको कि कौन सी तिथि से लेकर शुभ और अशुभ होते हैं। तो लेकिन हम एक साधारण तरीके से, जो शुक्ल पक्ष होता है चंद्रमा उसमें शुभ हो जाता है और कृष्ण पक्ष में अशुभ हो जाता है, क्योंकि हमें ये पक्ष के बल जरूर देखना है कि हमारा कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। गुण कैसा है इनका? ये सात्विक है। सात्विक मीन सबके हित में रहने वाले। लिंग का कैसा है? ये फीमेल है, स्त्री है। इनकी क्या है? वर्ण है वैश्य। वैश्य मीन्स कि रजोगुणी इनमें ज्यादा होता है। इन्हीं गिरोह से हम इनके कार्य तत्व से मनुष्य की क्या कैसी उसकी नेचर होनी चाहिए, हम इससे प्रेडिक्शन निकालेंगे। अब देखिए ये है मंगल। स्वभाव इसका क्या है? ये पाप ग्रह है। सूर्य पाप ग्रह नहीं है, ये नैसर्गिक क्रूर है कड़, लेकिन मंगल ये पाप ग्रह है। कैसा है? तामसिक। लिंग क्या है इसका? पुरुष। कैसा है? क्षत्रिय। साहस का कारक है, वीरता का कारक है, पराक्रम का कारक है, बिलट का कारक है। अब आइए बुध। ये नैसर्गिक शुभ है। जैसे मैं शुरू से कहता रहता हूं कि बुध हुए, शुक्र हुए, चंद्रमा हुए, गुरु हुए, ये शुभ ग्रह हो जाते हैं। इनका गुण कैसा? राशिक। राशिक मीन्स अनंत इच्छाएं वाला, इन्फिनिटिव इच्छाएं। कैसा है? नपुंसक। क्योंकि यदि जब हम रेमेडीज में आएंगे, किसी का बुध खराब है, यदि हम किन्नरों को दान करेंगे तो हमें अधिक सफलता मिलती है। इस ग्रह की एक
खासियत ये होती है कि जिसके साथ बैठता है ना उससे दोस्ती कर लेता है। कैसे हैं ये? वैश्य हैं, जाति इनकी वैश्य है। अब आइए बृहस्पति। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए हमने लिखा नैसर्गिक शुभ है। ये गुण क्या है इनके? सात्विक है, पूजा के, मान के, सम्मान के, एजुकेशन के ये कारक होते, कारक मीन्स देने वाले। इनका लिंग कैसा है? ये मेल है। जाति क्या है इनकी? ब्राह्मण। अब आते हैं हम शनि में। शनि क्या है? एक नैसर्गिक ये पाप ग्रह है और इसका क्या है? तामसिक है। ये लिंग क्या है इसका? स्त्री है। जाति क्या है इसकी? शूद्र है। क्योंकि शुक्र की अभी मैंने जान के छोड़ दिया है, शुक्र में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि शुक्र कैसा ग्रह है। मैंने इसकी एक वीडियो भी बना दी है ना, ये स्त्री में आता है ये रज। अब आए हम राहु केतु है। ये सहचार्य से शुभ अशुभ देता है। इसमें हमेशा रिसर्च चलती रहती है कि ये केंद्र त्रिकोण के राहु केतु कैसे फल देते हैं। इनकी गुण क्या है? तामसिक। लिंग इनका कोई होता नहीं है क्योंकि एक के सिर है एक के नहीं है ना, एक के धड़ एक के धड़ नहीं है। इनकी जाति क्या है? मलेच्छ। मलेच्छ हम क्यों लिखते हैं? जब किसी जातक पर राहु केतु की दशा आती है तो जातक में एकांत स्थान में रहने की इच्छा हो जाती है, नाता धोता है नहीं, धर्म से विमुख हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि ये तो मलेच्छ हो गया। इस तरह ये राहु केतु को मलेच्छ की इनके उपाधि दी गई है। जैसे कि आज हमने 4 लग्नों के विषय में पूरी जानकारी ली कि किस लग्न के लिए कौन सा शुभ ग्रह है, कौन सा अशुभ ग्रह है। मैं आपको 12 के 12 लग्नों के विषय में बता चुका हूं, मेष से लेकर मीन तक। इन्हें आप हमेशा ध्यान रखें। ध्यान रखने से फायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम क्लिक होगा कि इस लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। ये मैं फिर बाद में बताऊंगा कि उनके प्लेसमेंट कैसे हैं। मिलेंगे ऐसी चर्चाओं से। और याद रखें कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पहला ना भूलें, क्योंकि आपको मैं 80 वीडियो में मतलब कमेंट्स किया था कि सिखाऊंगा, लेकिन पता लगा कि आपको ये भी पता नहीं है कि बृहस्पति कौन सी राशि उच्च का हो जाता है। आपको आगे ये बताऊंगा कि इसकी मूल त्रिकोण राशि है तो कितनी डिग्री में होता है, आपको ये भी पता नहीं रहा कि कितने नक्षत्र होते हैं, किस नक्षत्र का कौन स्वामी होता है, कौन कौन सी राशियां होती हैं, कौन कौन से भाव होते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इसकी एक किताब ले आए कोई से या इसके नोट्स बनाएं, उन्हें याद रखें कि 1 नंबर है तो मेष है, 8 है तो वृश्चिक है, 12 है तो मीन है। इन्हें आप अवश्य सीखें। शीघ्र मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ और ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।